कस्टमर्स क्या कर सकते हैं, म्यूटिलेटेड एंड इनपरफेक्ट नोट्स को डेजिग्नेटेड बैंक ब्रांचेस एंड नॉन डेजिग्नेटेड बैंक ब्रांचेस दोनों पे एक्सचेंज करा सकते हैं। बट हम सबसे पहले जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज अबाउट द डेजिग्नेटेड बैंक ब्रांचेस। सो आरबीआई ने बेसिकली क्या करा है, काफी ब्रांचेस को ऑथोराइज करा है कि वो क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज म्यूटिलेटेड नोट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं एंड उसके अगेंस्ट एक्सचेंजेबल वैल्यूज को पे कर सकते हैं। एंड अगर उन्हें लगता है कि कोई ऐसा नोट है जिसकी वैल्यू नहीं दी जा सकती तो आप उसको क्या कर सकते हो, रिजेक्ट भी कर सकते हो। बैंक्स को इंस्ट्रक्शन दी गई है कि बैंक्स को हर डिनोमिनेशन के नोट्स जो क्या करने हैं, एक्सेप्ट करने हैं। आप किसी भी डिनोमिनेशन, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते कि 10 का नोट अगर बंदा एक्सचेंज करवाना है तो आप बोलोगे यार 10 का नोट बहुत छोटा है, मैं एक्सचेंज नहीं करूंगा। इट इज नॉट पॉसिबल। हर तरह के डिनोमिनेशन के अंदर आपने नोट्स को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। उसके बाद अगर ब्रांच को लगता है कि किसी नोट्स ऑफ नंबर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए, जैसे हमने 20 वाली ऊपर रिस्ट्रिक्शन देखी, फॉर एग्जाम्पल अगर बैंक्स को लगता है कि एक पर्सन के रिगार्डिंग हमने कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए तो बैंक्स क्या कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बैंक्स को ये भी मेजर्स लेने हैं ताकि ये कंफर्म करा जा सके कि जो बंदा एक्सचेंज करवाने आ रहा है वो प्रोफेशनल डीलर्स ऑफ डिफेक्टिव नोट्स ना हो, मतलब वो उससे बिजनेस ना कर रहा हो। जो एक्चुअल जेन्युइन लोग हैं जिनको एक्चुअली नीड है वही लोग क्या कर रहे हो, एक्सचेंज करवा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सपोज अब पैसा जो होता है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के पास भी पड़ा होता है एंड अगर उनके नोट्स खराब हो जाते हैं तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स क्या कर सकते हैं, बैंक्स के साथ एक म्यूचुअल एग्रीमेंट कर सकते हैं एंड म्यूचुअल एग्रीमेंट के अंदर एग्री करके लार्ज क्वांटिटी ऑफ नोट्स को भी क्या करवाया जा सकता है, एक्सचेंज करवाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद ऐसे नोट जो बहुत ज्यादा ब्रिटल हो चुके हैं, मतलब हाथ लगाए जो फट रहा हो नोट, या बुरी तरह बन चुका है या कट फट चुका है या आपस में इतनी जोर से चिपक चुका है, आपस में दो नोट चिपक चुके हैं कि अगर उनको मैं अलग करूंगा तो वो अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी खो देंगे। ठीक है, तो उस केस में ब्रांचेस तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगी, वो उनको बोलेंगे हम इसके अगेंस्ट पैसा नहीं दे सकते। तो उस केस में आपने क्या, तो कस्टमर क्या कर सकता है, वो नोट्स लेके आप जा सकते हो टू द इशू डिपार्टमेंट ऑफ द आरबीआई। वहां का जो इंचार्ज होगा आप उसको बताओगे सर मेरे पास ऐसे ऐसे नोट्स आप प्लीज एक्सचेंज कर दो, तो आरबीआई उस चीज को क्या करेगा, कंसीडर करेगा। ठीक है, उसके बाद जो भी डिसीजन फॉर पेमेंट इज टू बी टेकन बाय अ प्रेस्क्राइब्ड ऑफिसर ऑथराइज्ड टू एजुकेट द म्यूटिलेटेड नोट्स, पेड एंड रिजेक्टेड नोट्स आर टू बी केप्ट सेपरेटली ऑन बिहाफ ऑफ द आरबीआई एंड टू बी डिस्पोज्ड एज पर द आरबीआई इंस्ट्रक्शंस। कि बेसिकली जो भी पेमेंट होगी अगेंस्ट द म्यूटिलेटेड नोट, जो भी प्रेस्क्राइब्ड ऑफिसर होगा अगर वो कहेगा कि पेमेंट हाँ देनी चाहिए तभी वो पेमेंट करी जाएगी। एंड जो भी नोट्स आपने जिनके अगेंस्ट पैसा दिया है या जिनको रिजेक्ट किया है आपने क्या करना है, अपने पास मेंटेन करके रखने हैं ऑन द बिहाफ ऑफ आरबीआई एंड जिस अकॉर्डिंग आरबीआई इंस्ट्रक्शन देगा कि इस तरीके से हमें नोट भेजो, आपने वो क्या कर देने, उस तरीके से उनको नोट भेज देने हैं। ठीक है, उसके बाद ओनली दोज नोट्स विच आर म्यूटिलेटेड नीड टू बी एग्जामिन्ड एंड एजुकेटेड बाय द प्रिस्क्राइब्ड ऑफिसर। सोल्ड नोट्स should be freely accepted and exchanged at all branches including the currency chest। ठीक है, soiled notes मतलब क्या हुआ, soiled notes include two pieces notes having middle or near middle cut either horizontally or vertically। म्यूटिलेटेड नोट्स मतलब आप म्यूटिलेटेड और सोइल्ड में एक डिफरेंस ये समझ सकते हो, सोइल्ड मतलब वो नोट फट गया बट दोनों उसके पीसेस आपके पास है। म्यूटिलेटेड नोट्स मतलब आपका पास पीस ही नहीं है उस नोट का। तो उसमें हमें ये कहा गया कि म्यूटिलेटेड नोट के केस में आप प्रिस्क्राइब्ड ऑफिसर ने क्या करना है, नोट्स को एग्जामिन करना है कि इसके अगेंस्ट पैसा दे सकते हैं नहीं है। सोल्ड नोट्स मतलब एक नोट है उसके दो हिस्से हो चुके हैं, वो तो आप क्या कर सकते हो, फ्रीली एक्सेप्ट करके उनको पे कर सकते हो, एक्सचेंज करवा सकते हो। ठीक है, सो डेजिग्नेटेड ब्रांचेस के केस में क्या है, बैंक्स के पास परमिशन है कि वो चाहे पैसा पे करे चाहे वो क्या करे, रिजेक्ट करें। सभी नॉमिनेशन के अंदर उन्होंने क्या करना है, पैसे को एक्सेप्ट करना है। उसके बाद वो चाहे तो इंडिविजुअल ट्रेंडर पे क्या लगा सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। बैंक्स को ये इंश्योर कराना है कि जो भी मनी की जो भी एक्सचेंज के बेनिफिट्स ले रहा है प्राइवेट मनी चेंजेस या प्रोफेशनल डीलर्स ऑफ डिफेक्टिव नोट्स ना हो। उसके बाद अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के पास पैसा पड़ा है तो वो म्यूचुअल एग्रीमेंट करके बैंक के साथ लार्ज क्वांटिटी के अंदर भी क्या कर सकते हैं, अपने नोट्स को एक्सचेंज करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ऐसे नोट जो एक्सट्रीमली ब्रिटल हो चुके हैं, बैडली बर्न्ट हो चुके हैं, मतलब ऐसे नोट जिनके अगेंस्ट ब्रांचेस आपको एक्सचेंज नहीं करके दे रही, तो आप क्या कर सकते हो, उस रिक्वेस्ट को आरबीआई के पास लेके जा सकते हो। ठीक है, उन नोट्स के अगेंस्ट पेमेंट करी जानी है नहीं जानी वो कौन डिसाइड करेगा, प्रेस्क्राइब्ड ऑफिसर डिसाइड करेगा। वो म्यूटिलेटेड नोट्स को एग्जामिन करेगा, एडजुडिकेट करेगा एंड उसके बेसिस पे क्या करेगा, आपको पैसा पे कर देगा। ठीक है, सोल्ड नोट के केस के अंदर एग्जामिन और एडजुडिकेटेड बाय द प्रेस्क्राइबिंग ऑफिसर जरूरत नहीं होती है। इसके बाद अगर आपने अपने पास पेड या रिजेक्टेड नोट्स जिनके केस आपने पैसा पे करा है या जिनको आपने रिजेक्ट करा आपने अपने पास रखने हैं ऑन बिहाफ ऑफ आरबीआई एंड जब आरबीआई इंस्ट्रक्शन देगा उस तरीके से आपने आरबीआई को भेज देने हैं। उसके बाद मनी एक्सचेंज किस तरीके से होगा एट नॉन करेंसी चेस्ट ब्रांचेस। तो अगर तो नोट्स प्रेजेंट करे जाते हैं स्मॉल नंबर में, स्मॉल नंबर की यहाँ डेफिनेशन है अप टू 5 पीसेस पर डे। तो नॉन चेस्ट ब्रांचेस क्या कर सकती हैं, नोट्स को नॉर्मली एडजुडिकेट करेंगी एंड एक्सचेंज वैल्यू ओवर द काउंटर दे देंगी। इन केस जो नॉन करेंसी चेस्ट ब्रांच है वो म्यूटिलेटेड नोट्स को एडजुडिकेट नहीं कर पा रही है तो वो क्या करेंगे, नोट्स उनसे ले लेंगे, उन्हें एक रिसिप्ट दे देंगे एंड उस नोट्स को क्या करेंगे,
आगे करेंसी चेस्ट वाली ब्रांचेस को भेज देंगे टू फॉर द एक्सचेंज। बट जो ये ट्रांजेक्शन है वो जिस दिन आपने रिसिप्ट दी है उसके 30 डेज के अंदर अंदर पूरी हो जानी चाहिए। मतलब सपोज मैं एक पर्सन हूं, मैं बैंक के पास गया जो कि नॉन करेंसी चेस्ट ब्रांच थी, मैंने कहा सर मेरे नोट एक्सचेंज कर दो। नॉन करेंसी चेस्ट ब्रांच कह रही है कि मैं ये नोट एक्सचेंज नहीं कर सकती, बट मैं आप क्या करती हूँ, मैं आपसे रिसीव कर देती हूँ, चेस्ट ब्रांच को भेज दूंगी, वो उसको एडजुडिकेट करके पेमेंट करेगा, ठीक है। बट जो ये ट्रांजेक्शन है आपको ये इंश्योर कराना है कि जब मैंने आपको वो चेक जब मैंने आपको म्यूटिलेटेड नोट दिया एंड आपने मेरे को उसकी रिसिप्ट दी, तो रिसिप्ट से लेकर 30 डेज के विद इन क्या हो जानी चाहिए, पेमेंट हो जानी चाहिए। पेमेंट नहीं होती तो आपको क्या करना है, वो पैसा कस्टमर को रिटर्न कर देना है। इस केस में बैंक्स क्या कर सकते हैं, कस्टमर से उनका बैंक अकाउंट ले सकते हैं ताकि क्या करा जा सके, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू उनके अकाउंट के अंदर पैसा डाला जा सके, ठीक है। उसके बाद इन केस जो नोट्स है वो बल्क के अंदर प्रेजेंट करे जाते हैं। बल्क की डेफिनेशन क्या है, 5 पीसेस नोट, 5 पीसेस जिनकी वैल्यू 5,000 से ज्यादा नहीं है, तो टेंडर को क्या एडवाइस करा जाएगा कि आप ये नोट्स को किसके पास लेके जाओ, करेंसी चेस्ट ब्रांचेस के पास लेके जाओ, ठीक है। और वहां से या तो करेंसी चेस्ट ब्रांचेस को आप क्या करो, पोस्ट वगैरह के थ्रू भेज दो, या उनके पास जाके खुद क्या करवा लो, एक्सचेंज करवा लो, ठीक है। उसके बाद सपोज एक बंदा बल्क के अंदर लेके आया बट उनकी वैल्यू 5,000 रुपीज से ज्यादा है, तो अगर नोट्स की वैल्यू 5,000 रुपीज से ज्यादा है तो वो सिर्फ करेंसी चेस्ट ब्रांचेस में ही एक्सचेंज करे जाएंगे। अगर उनकी वैल्यू 5,000 से ज्यादा है तो वो नॉन चेस्ट करेंसी ब्रांचेस के अंदर आप क्या नहीं कर सकते, उनको कन्वर्ट नहीं करा सकते, उनको एक्सचेंज नहीं करा सकते। उसके बाद करेंसी चेस्ट ब्रांचेस रिसीविंग म्यूटिलेटेड नोट्स थ्रू इंश्योर्ड पोस्ट शुड क्रेडिट द एक्सचेंज वैल्यू टू द अकाउंट ऑफ सेंडर बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस विद इन द 30 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ नोट्स, ठीक है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा अभी कि कोई बंदा अगर बल्क में लेके आता है तो उसे हमने क्या कहा कि आप या तो पोस्ट के थ्रू जाओ या आप इन पर्सन जाके क्या करो, एक्सचेंज करा लो। तो अगर कोई पर्सन वाया पोस्ट नोट्स भेजता है टू द करेंसी चेस्ट ब्रांच, तो करेंसी चेस्ट ब्रांच की जिम्मेवारी है कि जब उसको नोट्स रिसीव हुए हैं, नोट्स रिसीव होने के 30 डेज के अंदर अंदर उन्होंने क्या करना है, उस पर्सन के अकाउंट के अंदर पैसा क्रेडिट कर देना, ठीक है। सो दिस वाज द प्रोविजन रिगार्डिंग एक्सचेंज ऑफ म्यूटिलेटेड सोइल्ड और इनकैपेसिटेटेड नोट्स। अब उसके बाद हम देख रहे हैं स्कीम ऑफ पेनल्टीज फॉर बैंक ब्रांचेस इंक्लूडिंग करेंसी चेस्ट। तो हम कुछ इरेगुलरिटीज देखेंगे कि अगर वो इरेगुलरिटीज प्रेजेंट करी जाती हैं तो उस केस में क्या लगता है, बैंक्स के ऊपर कुछ पेनल्टीज लगती हैं। सो सबसे पहली नेचर ऑफ इरेगुलरिटी क्या है, शॉर्टेज इन सोइल्ड नोट रेमिटेंसेस एंड करेंसी चेस्ट बैलेंसेस, कि आपने जो सोइल्ड नोट के अगेंस्ट रेमिटेंसेस करनी थी उसके अंदर शॉर्टेज हुई है या आप अपने करेंसी चेस्ट बैलेंस को प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं कर पाए हो, उस केस में आपके ऊपर क्या पेनल्टी लगेगी, ठीक है। फॉर ऑल नोट्स जिनका डिनोमिनेशन 50 तक है तो 50 पर पीस इन एडिशन ऑफ द लॉस, मतलब जितना लॉस होगा, जितने पीसेस का लॉस होगा उसके अंदर आप 50 रुपीज और ऐड कर दोगे तो वो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। ऐसे नोट जिनकी डिनोमिनेशन रुपीज 100 या उससे अबव है उस केस में पेनल्टी है इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द डिनोमिनेशन पर पीस इन एडिशन टू द लॉस। कि सपोज अगर आपने 500 का लॉस किया तो आपके ऊपर पेनल्टी एक्स्ट्रा 500 की पड़ने वाली है, 1000 का लॉस करा है तो एक्स्ट्रा 1000 की पेनल्टी पड़ने वाली है, 200 का लॉस करा एक्स्ट्रा 200 की पड़ने वाली है, ठीक है। बट ऊपर वाली प्रोविजन क्या कहती है कि हर पीस पे आपको 50 रुपीज पड़ेगा, मतलब आपने सपोज 50 का लॉस करा तो 50 पड़ेगा, आपने 20 का लॉस करा तो भी आपको 50 रुपीज की पेनल्टी पड़ेगी, 10 रुपीज का लॉस करा तो भी आपको 50 रुपीज की पेनल्टी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद shortages of 100 pieces and above per remittances shall be debited immediately। जब इन केस 100 पीसेस से या उनसे अबव वाले की रेमिटेंसेस के अंदर शॉर्टेज रहती है तो आपने क्या करना है, उसको इमीडिएटली डेबिट करना है। एंड पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। पेनल्टी कितनी लगाई जा सकती है, पेनल्टी में भी लेविड ऑन रीचिंग अ लिमिट ऑफ 100 पीसेस इन अ कम्युनिटी मैनर, मतलब इन टोटल जब आप 100 पीसेस की शॉर्टेज तक पहुंच जाओगे तो आपके ऊपर क्या लगाई जा सकती है, उस केस के अंदर पेनल्टी इंपोज करी जा सकती है, ठीक है। उसके बाद सपोज आपके पास जो सोइल्ड नोट रेमिटेंसेस थी या जो आपके करेंसी चेस्ट बैलेंसेस थे उसके अंदर क्या निकलते हैं, काउंटरफिट नोट्स मिलते हैं, मतलब नकली नोट्स मिलते हैं, उस केस के अंदर क्या लगाई जाएगी, पेनल्टी लगाई जाएगी। पेनल्टी कितनी लगाई जाएगी, पेनल्टी ऑन अकाउंट ऑफ डिटेक्शन ऑफ काउंटरफिट नोट्स बाय आरबीआई फ्रॉम सोइल्ड नोट रेमिटेंसेस ऑफ बैंक्स इन करेंसी चेस्ट बैलेंसेस शैल बी लेविड इन टर्म्स ऑफ द एक्सटेंट इंस्ट्रक्शन, मतलब इंस्ट्रक्शंस इस रिगार्डिंग टाइम टू टाइम क्या कर दी जाएंगी, अपडेट कर दी जाएंगी। एंड जो इंस्ट्रक्शन बोलेंगे इतनी पेनल्टी लगानी चाहिए उतनी पेनल्टी आपके ऊपर क्या कर दी जाएगी, इंपोज कर दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद म्यूटिलेटेड नोट्स डिडक्टेड इन सोइल्ड नोट रेमिटेंसेस एंड करेंसी चेस्ट बैलेंसेस, कि सोइल्ड नोट रेमिटेंसेस जो आपने करेंसी चेस्ट के अंदर मेंटेन करके रखे हैं उसके अंदर के म्यूटिलेटेड नोट्स मिलते हैं तो 50 पर पीस इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिनोमिनेशन म्यूटिलेटेड नोट्स ऑफ 100 पीसेस एंड अबव पर रेमिटेंसेस शैल बी डेबिटेड इमीडिएटली। पेनल्टी आपके कितनी है, 50 रुपीज 50 पर पीस की, ठीक है। एंड अगर म्यूटिलेटेड नोट्स जो 100 से अबव हो जाते हैं उनकी रेमिटेंसेस क्या करी जाएंगी, इमीडिएटली डेबिट कर दी जाएंगी।
एंड अगर उनकी जो शॉर्टेज की लिमिट है वो 100 पीसेस से अबव हो चुके हैं तो आपके ऊपर क्या लगाई जाएगी, पेनल्टी भी लगाई जाएगी। ठीक है। उसके बाद अगर आपने इन चीजों का नॉन कंप्लायंस करा है, नॉन कंप्लायंस विद ऑपरेशनल गाइडलाइंस, जो हमने ऑपरेशनल गाइडलाइंस पढ़ी थी पॉइंट नंबर 11 के अंदर ही, लाइक सीसीटीवी लगाना है। अगर आपने सीसीटीवी नहीं लगाया, आपने डॉक्यूमेंट्स स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर नहीं रखे, एनएसएम्स नहीं है, उनके यूटिलाइजेशन नहीं हो रही ताकि नोट्स को शॉर्ट करा जा सके, अगर ये चीजों को नॉन कंप्लायंस है तो आपके ऊपर पेनल्टी क्या लगेगी, हर पेनल्टी के ऊपर हर इरेगुलरिटी के ऊपर आपको क्या पे करना पड़ेगा, 5,000 पे करना पड़ेगा। इन केस अगर आपने वो जो ऑफेंस है वो रिपीट करा है, मतलब इरेगुलरिटी दोबारा करी है, तो उस केस के अंदर जो लाइबिलिटी है वो बढ़ के 10,000 रुपीज हो जाने वाली है। इस केस के अंदर जो पेनल्टी है वो इमीडिएटली लगाई जाएगी। ऊपर वाले केस में हमने क्या कहा था, जब 100 पीसेस या 50 पीसेस से अबव का आप क्या कर दोगे, ब्रीच कर दोगे, तो आप पे पेनल्टी लगेगी। बट अगर आपने नॉन कंप्लायंस करा है तो नॉन कंप्लायंस के केस में जो पेनल्टी है वो इमीडिएटली बेसिस के ऊपर ही लगा दी जाती है। ठीक है। अगर आपने एग्रीमेंट विद द आरबीआई जो कि फॉर ओपनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ करेंसी चेस्ट किया था, उसकी आप कोई वोलेशन करते हो या एक्सचेंज फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में किसी भी तरीके की डेफिशिएंसी लेके आते हो, तो उस केस के अंदर आपके ऊपर पेनल्टीज लगाई जाएंगी। जो डेफिनेशन क्या क्या हो सकती है, नॉन इश्यू ऑफ कॉइन्स ओवर द काउंटर टू एनी मेंबर ऑफ पब्लिक डिस्पाइट हैविंग स्टॉक होने के बावजूद भी आपने कॉइन्स को इश्यू नहीं करा। रिफ्यूजल बाय एनी बैंक टू एक्सचेंज सोइल्ड नोट, रिफ्यूजल बाय एनी करेंसी चेस्ट ब्रांच टू एजुकेटेड म्यूटिलेट नोट टेंडर्ड बाय एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक, कि आपने सोइल्ड नोट्स और म्यूटिलेटेड नोट्स को एक्सचेंज नहीं करके दिया। उसके बाद आपने चेस्ट बैलेंसेस की सरप्राइज वेरिफिकेशन नहीं करी है, उस केस के अंदर भी आपके ऊपर क्या लगाई जा सकती है, पेनल्टी लगाई जा सकती है। उसके बाद डिनायल ऑफ फैसिलिटीज सर्विसेज टू लिंक्ड ब्रांचेस ऑफ अदर बैंक्स, कि कोई और बैंक के आपके पास ब्रांच, आपके पास कोई फैसिलिटी लेने है, आप उसको मना कर रहे हो। उसके बाद नॉन एक्सेप्टेंस फ्लावर डिनोमिनेशन नोट्स, ठीक है, मतलब जो पुराने नोट्स होते थे जिनके ऊपर फ्लावर बना होता था, अगर आप उन नोट्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, या आप म्यूटिलेटेड या काउंटरफिट नोट्स इन रीयूजेबल पैकेट्स जो आप दे रहे हो उसके अंदर डिटेक्ट किए जाते हैं। मतलब जो आप जैसे नोट की जो गड्डियां होती है जब आप पब्लिक को दे रहे हो उसके अंदर कोई म्यूटिलेटेड या काउंटरफिट नोट मिलता है, उस केस में भी बैंक के ऊपर क्या लगाई जाएगी, पेनल्टी लगाई जाएगी। पेनल्टी कितनी होगी, अगर आपने कोई वोलेशन ऑफ एग्रीमेंट करा है या सर्विस डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस है तो उसके अंदर, उस केस के अंदर पेनल्टी है आपके ऊपर ₹10,000। ठीक है। 5 lakh in case there are more than 5 instances of violation of agreement deficiency in service of the branch, the levy of such penalty will be placed in public domain, penalty will be levied immediately। मतलब अगर आपने इन चीजों का ब्रीच करा तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी 10,000। बट अगर आपने 5 इंस्टेंसेस कर दिए, मतलब 5 बार से ज्यादा इन चीजों की वोलेशन कर दी, तो आपके ऊपर 5 लाख तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। रीजन बीइंग क्या है, इतनी ज्यादा पेनल्टी इसलिए लगाई गई है ताकि बैंक्स को रोका जा सके। अगर एक बैंक है जो 5 बार सेम गलती कर रहा है तो ऑब्वियसली वो अपनी गलतियां ठीक करने के लिए राजी नहीं है, तो उसको ठीक करने के लिए क्या कहा गया, हम 5 लाख तक की पेनल्टी आपके ऊपर लगाएंगे। एंड जो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी वो पब्लिक डोमेन पे लगेगी, मतलब उसको पब्लिसाइज करा जाएगा, पब्लिक के अंदर बताया जाएगा कि इस बैंक ने इन चीजों का ब्रीच करा था, इनके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, 5 लाख तक की पेनल्टी लगा रहे हैं। ठीक है।